आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे मशहूर और शायद सबसे बदनाम हीरे की। ये कहानी सिर्फ एक पत्थर की नहीं है, बल्कि सत्ता, जीत और एक ऐसी विरासत की है जिस पर आज भी कई देश अपना हक जताते हैं। सदियों से कोहिनूर के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है। एक डर कि ये हीरा श्रापित है। एक ऐसा अंधविश्वास जिसने बड़े बड़े राजाओं और सम्राटों तक को हिलाकर रख दिया। सोचिए, ये चेतावनी लगभग 700 साल पुरानी है और कमाल की बात यह है कि इतिहास गवाह है, जिस भी पुरुष शासक के पास ये हीरा गया उसके हिस्से में तबाही जरूर आई। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। सफर करते हैं प्राचीन भारत की उन खानों में जहां इस महान और शापित रत्न की कहानी का पहला पन्ना लिखा गया। ये कहानी कृष्णा नदी के किनारे शुरू होती है, गोलकोंडा में, जो उस समय दुनिया में हीरो का इकलौता सोर्स था। और ये कोई आम हीरा नहीं था। इसका ओरिजिनल वजन अंदाजा लगाइए, 793 कैरेट। ये एक टाइप 2 वे हीरा है, मतलब भूवैज्ञानिक तौर पर सबसे शुद्ध और दुर्लभ ऐसा पत्थर जो शायद देवताओं के लिए बना हो। काकतीय शासकों ने इसे किसी ताज में नहीं जड़ा, बल्कि इसे देवी भद्रकाली की मूर्ति में उनकी बाईं आंख की जगह लगा दिया। शायद वो जानते थे कि श्राप की कथा के अनुसार इसे सिर्फ कोई देवता या महिला ही बिना किसी नुकसान के धारण कर सकते हैं। इंसानी लालच से बचाने का ये एक अनोखा तरीका था। लेकिन साम्राज्य बदलते हैं और सत्ता भी। काकतियों के बाद ये हीरा कई राजवंशों से होता हुआ आखिरकार पहुंचा शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के खजाने में, और यहां ये उनकी शानो शौकत का सबसे बड़ा प्रतीक बना। पहले मुगल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा कि इस एक हीरे की कीमत इतनी है कि पूरी दुनिया का आधे दिन का खर्च उठाया जा सकता है। ये सिर्फ एक गहना नहीं था, ये मुगल सल्तनत की ताकत का ऐलान था। बाद में सम्राट शाहजहां ने इसे अपने मशहूर मयूर सिंहासन यानी पीकॉक थ्रोन में जड़वा दिया। वो सिंहासन जो कहते हैं ताजमहल से भी कई ज्यादा कीमती था। कोहिनूर उस सिंहासन पर बैठे मोर की आंख बना, जो मुगल साम्राज्य के सुनहरे दौर का प्रतीक था। लेकिन फिर हुई एक बहुत बड़ी गलती। चमक बढ़ाने की कोशिश में एक जौहरी ने हीरे को इतनी बुरी तरह काटा कि इसका वजन 793 कैरेट से घटकर सिर्फ 280 कैरेट रह गया। जाहिर है शाहजहां बेहद नाराज हुए। ये वो पहला मौका था जब हीरे को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा। लेकिन देखिए, मुगलों का सुनहरा दौर हमेशा के लिए नहीं था। जैसे जैसे साम्राज्य कमजोर हुआ, बाहर के आक्रमणकारियों की नजर दिल्ली पर पड़ी, और यहीं से पहली बार इस हीरे को जबरदस्ती भारत से बाहर ले जाया गया। 1739 में फारसी शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। उसे ये हीरा मुगल बादशाह की पगड़ी में छिपा हुआ मिला। कहते हैं कि हीरे की चमक देखकर उसके मुंह से निकला कोह-ई-नूर, यानी रोशनी का पहाड़, और बस यही नाम हमेशा के लिए पड़ गया। और यहाँ श्राप की कहानी एक बार फिर सच होती दिखाई देती है। नादिर शाह की भी हत्या हो गई, और उसके बाद ये हीरा उसके सेनापति अहमद शाह दुर्रानी के पास चला गया, जो इसे अफगानिस्तान ले गया। अब सत्ता का केंद्र दिल्ली से काबुल शिफ्ट हो चुका था। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है, और हीरा वापस भारत लौटता है। अफगान शासक शाह शुजा दुर्रानी ने मदद के बदले इसे सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह को सौंप दिया। रणजीत सिंह, जिन्हें शेर पंजाब कहा जाता था, इस हीरे को अपनी बाजू पर पहनते थे। ये भारतीय शक्ति की एक बड़ी वापसी थी। मगर अफसोस, ये शांति भी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य में अफरा तफरी मच गई, और इस उथल पुथल ने एक नई ताकत, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना खेल खेलने का मौका दे दिया। रणजीत सिंह के बाद जो हुआ वो किसी भयानक कहानी जैसा है। एक के बाद एक शासक की या तो हत्या हुई या वो किसी हादसे का शिकार हो गए। हर कोई इसे हीरे के श्राप से जोड़कर देख रहा था। इस अंदरूनी लड़ाई ने सिख साम्राज्य को पूरी तरह कमजोर कर दिया। इसी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने हमला किया और सिख साम्राज्य को हरा दिया। उन्होंने 10 साल के बच्चे दलीप सिंह को गद्दी पर बिठाया और उनसे एक संधि पर दस्तखत करवाए, जिसे लाहौर की संधि कहते हैं। उस संधि के तहत कोहिनूर को इंग्लैंड की रानी को सौंपने की बात लिखी थी। ये सिर्फ एक हीरा नहीं, बल्कि पूरे उपमहाद्वीप की संप्रभुता का हस्तांतरण था। जब ये हीरा लंदन पहुंचा, तब इसका वजन था 186 कैरेट,
अपने असली वजन से बहुत कम, लेकिन फिर भी बेशकीमती। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जब इसे आम लोगों के लिए प्रदर्शनी में रखा गया तो लोग इसकी चमक से कुछ खास इंप्रेस नहीं हुए। तो प्रिंस एल्बर्ट ने इसे फिर से कटवाने का फैसला किया ताकि यह पश्चिमी स्टाइल में ज्यादा चमके। इस प्रक्रिया में इसका 40% वजन और कम हो गया। हीरे को भी अपनी पहचान बदलकर पश्चिमी सांचे में ढलना पड़ा। और मजे की बात देखिए, जो साम्राज्य पूरी दुनिया पर राज कर रहा था, वो इस हीरे के श्राप से डर गया। एक शाही आदेश जारी किया गया कि कोहिनूर को सिर्फ शाही परिवार की महिलाएं ही पहनेंगी, कोई राजा नहीं। ये विडंबना ही है कि अंग्रेजों ने भी इस प्राचीन भारतीय श्राप को गंभीरता से लिया। आज कोहिनूर लंदन के टावर में रखा है, लेकिन इसका असली मालिक कौन है? ये सवाल आज एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बहस बन चुका है। एक ऐसी बहस जो इतिहास के पुराने जख्मों को फिर से कुरेदती है। भारत की आज़ादी के बाद से ही भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों ही देश इस हीरे पर अपना दावा करते आए हैं। ये सिर्फ एक हीरे की मांग नहीं है, ये अपनी खोई हुई सांस्कृतिक विरासत को वापस पाने की एक गहरी इच्छा है। तो किसका दावा सबसे मजबूत है? देखिए, ये इतना आसान नहीं है। भारत कहता है कि हीरा उसकी जमीन से निकला है। पाकिस्तान का दावा है कि लाहौर की संधि आज के पाकिस्तान में हुई थी। अफगानिस्तान कहता है कि हीरा कई दशकों तक उनके दुर्रानी साम्राज्य का हिस्सा था। और ब्रिटेन इसे संधि के तहत मिली कानूनी संपत्ति बताता है। हर कोई इतिहास के एक अलग पन्ने को अपना आधार बना रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इसे वापस क्यों नहीं किया जाता? खैर, इसमें कई कानूनी और कूटनीतिक पेच है। अंतर्राष्ट्रीय कानून पुराने मामलों पर लागू नहीं होते। ब्रिटेन को डर है कि अगर इसे लौटाया तो पश्चिमी म्यूजियमों से ऐसी चीजों को लौटाने की लाइन लग जाएगी। और ये तय करना भी मुश्किल है कि इसका असली मूल देश कौन सा है, क्योंकि तब की सीमाएं आज जैसी नहीं थीं। तो आखिर में कोहिनूर की कहानी है क्या? ये सिर्फ एक हीरे की कहानी नहीं है। ये इस बात की कहानी है कि हम इतिहास को कैसे देखते हैं। क्या ये एक विरासत है या युद्ध में जीती गई लूट? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इतिहास में हुई गलतियों को वाकई कभी सुधारा जा सकता है?